ठीक, तो हम लोग अब यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो छोटी छोटी सी बातें करेंगे और बताइए कैसे बायोटेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों पे काम करती है, क्या क्या काम करती है बायोटेक्नोलॉजी में, हम क्या करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील कर रही है टेक्निक्स का यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। तो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म तो उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ह्यूमंस के लिए फायदेमंद है। ठीक, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये सारी चीजें जो है ना माइक्रोबियल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने पढ़ा था, ये सब भी हम सोचते हैं और समझते हैं कि इसको बायोटेक्नोलॉजी में ही रखा जाना चाहिए थॉट। ठीक है, हाउएवर दिस इज यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस। हम लोग इसका रिस्ट्रिक्टेड सेंस में आजकल यूज कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउएवर सच एज दोज प्रोसेसेस, हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज आजकल रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? दोज refers to such of those processes which use genetically modified organisms। वो प्रोसेसेस जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात होगी टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल। ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं लार्ज स्केल के ऊपर, हम फायदा उठा रहे हैं उससे। और फर्दर एक और बात भी है, मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। कुछ और चीजें भी हैं, फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही है। लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है। सिंथेसाइजिंग जीन यूजिंग इट, एक जीन को बनाना बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के थ्रू। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग डीएक्टिव जीन, ये भी सारी चीजें हम बायोटेक्नोलॉजी में ही रखते हैं। यानी दही और दूध और ब्रेड ये सब बनाना, ये सब जो है हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोसेसेस और टेक्निक्स का यूज करते हुए हम अपने ह्यूमन वेलफेयर में जो काम करेंगे, जो हमारे फायदे के लिए होंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आएंगे। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी EFB, क्या नाम है पूरा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी की, कि हम सब पर्टिकुलर समझ जाएं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both traditional view, पुराने वाले, और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों को मिला दिया और व्यू को मिला के एक डेफिनेशन बनाई। क्या डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये इन्होंने डेफिनेशन बनाई कि उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका, नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का, या उनके सेल्स का, या उनके पार्ट्स का, या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का, टू प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। ये बात समझ में आ गई बायोटेक्नोलॉजी की। आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, आप जरा यहां पे देखें, among many two core techniques that enables birth of modern biotechnology, कि बर्थ जो हुई है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, वो दो टेक्निक से हुई है। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है और दूसरी है बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है द टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इनको इंट्रोड्यूस कर देना किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम क्या करेंगे, हम ऑल्टर करेंगे डीएनए को या आरएनए को और इसका यूज करेंगे किसी होस्ट के अंदर ले जाने में, और होस्ट के अंदर के फिनोटाइप को हम बदल देंगे। ये तो पहली बात हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग की। और दूसरा क्या है जो बर्थ दे रहा है बायोटेक्नोलॉजी को, वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसमें मेंटेन करते हैं हम स्टेराइल यानी माइक्रोबियल फ्री, कंटामिनेशन फ्री, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट को, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस जो ऊपर हम लोग कर रहे थे उसमें, टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स या यूकैरियोट्स सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, इन सब का यूज हम करेंगे। यानी कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई माइक्रोब ना आए, और हम जो चाहते हैं वही वाले प्रोडक्ट हमें मिल जाए बिल्कुल साफ सुथरे।
दो चीजों के ऊपर हमारी बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब जरा इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था जिससे डेवलप हुआ बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल? ठीक है, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप अप्रिशिएट करते हैं क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा है किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप। जो पहला वाला है फॉर्मर प्रोवाइड करता है क्या? फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जेनेटिक सेटअप के, सम ऑफ विच में बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म, और उसमें से कुछ जो हैं वो ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद होते हैं, एज वेल एज द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के लिए भी होते हैं फायदेमंद। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बचाए रखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन में नए जीन जुड़ते रहते हैं, नई चीजें इवॉल्व होती हैं, लेकिन एसेक्सुअल में ये प्रिजर्व करता है। व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं। Traditional hybridization processes used in plants and animal breeding very often lead to inclusion and manipulation of undesirable genes along the desired genes. आपने ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडर्स की बात करी हो या एनिमल ब्रीडर्स की, तो एनिमल में भी ब्रीडिंग कराई जाती है। क्या कहते हैं? एक अच्छी नस्ल की गाय होती है और अच्छी नस्ल का बैल होता है, उसके बीच क्रॉस कराते हैं। ऐसे ही एक अच्छी नस्ल की भैंस होती है और एक अच्छे नस्ल का भैंसा होता है, उसके बीच क्रॉस कराते हैं। क्यों? ताकि हमारे अच्छे कैरेक्टर्स ही डेवलप हों और खराब कैरेक्टर्स यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड पहले भी चलता रहा है। अनडिजायरेबल जीन हटा दिए जाते हैं और डिजायर्ड जीन रखे जाते थे। लेकिन द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो टेक्निक जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउज अस टू आइसोलेट and introduce only one set of desirable genes without including undesired gene into the target organism। और इससे हमने क्या करा? हमने सिर्फ फायदे वाले जीन्स को ही इंट्रोड्यूस किया और कोई नुकसान वाले जीन्स को नहीं किया। सिर्फ फायदे के जीन्स ही हमारे इसमें चल रहे हैं। तो ये बात जो थी बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रिंसिपल बनने जा रही है। और अब डू यू नो द लाइकली फेट of a piece of DNA? एक piece of DNA का fate क्या होगा? Which is somehow transferred to an alien organism। किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म में अगर चला जाए एक DNA का पीस, तो उसका फेट क्या होगा? क्या भाग्य होगा? क्या करेगा वो? Most likely this piece of DNA, ज्यादातर क्या होगा? This piece of DNA is not able to multiply itself in the progeny cells। यानी कि आपने कहा कि कोई सेल है, उस सेल के अंदर आपने कोई DNA उठा के ऐसे डाल दिया, तो क्या होगा? वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। बट अगर आप क्या करें? when it gets to integrated to genome, अगर किसी जीनोम के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाए, इसके जीनोम के साथ में मिला दिया जाए, तो क्या होगा? ऑफ द रेसिपिएंट के जीनोम के साथ में मिला जाए, इट मे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर सकता है, एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट सेल डीएनए, और इनहेरिटेड भी हो सकता है, दूसरी सेल्स के अंदर भी आ सकता है ये वाला डीएनए होस्ट सेल्स के साथ में। This is because the alien piece of DNA become a part of chromosome। क्योंकि ये ऐसा हुआ है कि ये एलियन डीएनए जो था वो क्या हो गया? क्रोमोसोम का ही पार्ट बन गया था, which has the ability to replicate। In a chromosome there is a specific DNA sequence। क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए का, जिसे हम क्या कहते हैं? origin of replication, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, which is responsible for the initiation of replication। Therefore the multiplication of alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो इसके ऐसे डीएनए का ये पार्ट बने जिसमें origin of replication हो, ORI हो, वरना ऐसा नहीं होगा। Thus alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can be replicate and multiply itself in the host organism। तो ये बातें आपको समझ में आई। अब let us focus first instance of the construction of artificial recombinant DNA molecule। अब हम पहला artificial recombinant DNA molecule के ऊपर चलते हैं और देखेंगे कौन वो साइंटिस्ट थे। The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking gene encoding antibiotic resistance with native plasmid। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड समझ लीजिए बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर एक स्पेशल
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये तो देखिए क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, यानी इसमें ओआरआई होगी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो इनहेरिटेबल भी है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, सर्कुलर भी है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ऑटोनॉमसली होता है अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम के अलावा है, क्या, डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफी। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जीन कौन, जीन कोड कर रहा है किसके लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, और वो किसका जीन है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का है, ठीक है, उसके प्लाज्मिड से निकाला गया है और उसको उसके प्लाज्मिड में जाके लिंक कर देना है, प्लाज्मिड में। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर कौन थे, दो साइंटिस्ट जिन्होंने काम करा, स्टैनले कोहेन थे और हर्बर्ट बॉयर थे। एक्म्प्लिश्ड इन 1972, 1972 में ये करा है इन्होंने। और क्या करा इन्होंने, बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इन्होंने क्या करा, एक प्लाज्मिड लिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन होता है, तो उसके प्लाज्मिड को निकाला और उसके प्लाज्मिड के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन को बाहर निकाल दिया, ठीक। और उसको क्या करा, उसको इन्होंने किसी दूसरे प्लाज्मिड के साथ में, जो ई कोलाई था, उसके प्लाज्मिड के साथ में इस डीएनए को लिंक कर दिया, क्योंकि ई कोलाई साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जैसा ही होता है, उसके साथ में इसे लिंक कर दिया ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ में, और ई कोलाई के अंदर इस प्लाज्मिड को डाल दिया। ये किसका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है, और इसको उठा के किसी दूसरे प्लाज्मिड के साथ में मिला दिया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये कैसा जीन हो गया, ये फॉरेन या एलियन डीएनए हो गया, ठीक है। एलियन डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ में मिलाया, और मिलाने को कहते, ये जो मिला के बना डीएनए, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए भी कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डाल दिया है, ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब अगर ये डीएनए ई कोलाई के अंदर आ जाएगा तो ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन भी तो इसी के अंदर है, तो ई कोलाई के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और ये टेक्नोलॉजी कहलाई, क्या कहलाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है कि साहब इसे आपने काटा कैसे था, इस डीएनए को। डीएनए को काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स आते हैं, जिन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कर दिया गया था। द कट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर्स, देखिए याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आएगा, मॉलिक्यूलर सीजर कौन है। कट पीस ऑफ डीएनए वाज लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए, और दिस प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर, वो वेक्टर की तरह एक्ट करा, और उसको कहां हमने डाल दिया, उसको हमने डाल दिया एक ई कोलाई के अंदर। और जब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला तो क्या हुआ, उसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर हो गई बात जी। फिर से समझिएगा क्या हुआ, इन्होंने बताया, स्टैनले कोहेन थे, स्टैनले कोहेन ने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यही था, इसके अंदर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन यहां से इसके प्लाज्मिड से निकाला। निकालने के लिए, कट करने के लिए एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका डीएनए निकाल के एक प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड का, वो प्लाज्मिड किसका था, ई कोलाई का था, उस प्लाज्मिड के अंदर इसको डाल दिया, तो ये जो डीएनए बना इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर कहां डाला हमने, एक ई कोलाई के अंदर डाल दिया। जब ई कोलाई के अंदर ये डीएनए पहुंचा तो इस ई कोलाई के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर हो गई बात जी। साथ ही साथ अब ये बैक्टीरिया भी डिवाइड करेगा, तो ये डीएनए भी डिवाइड करना शुरू कर देगा, बैक्टीरिया के साथ में ये डीएनए भी मल्टीप्लाई होने लगेगा, ठीक है। तो यू कैन हेंस infer that there are 3 basic steps in genetically modified organism। तो हमने ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दिया, ई कोलाई को हमने मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई, उसका जीन ही मॉडिफाई कर दिया। तो हम कह सकते हैं 3 बेसिक स्टेप है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आप करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वो डीएनए जिसमें हमारा वो जीन है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन अभी हमने देखा। दूसरा क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी होस्ट के अंदर, यानी ई कोलाई के अंदर हमने डाल दिया। फिर क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए
टू इट्स प्रोजेनी, और उसको मेंटेन रखेंगे, इकोलाई को जिंदा रखेंगे, मेंटेन रखेंगे ताकि वो मरे ना, और उसी से उसके प्रोजेनी में आगे ये ट्रांसफर भी होता चला जाए। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। आइए देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं कि नहीं अपने पास। देखिए सबसे पहला हमारा पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पहला क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम और इट्स प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस आर कॉल्ड इज, इसे क्या कहते हैं हम? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन ही पूछ ली। देखिए EFB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए क्वेश्चन आ गया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डी है इसका ऑप्शन। ठीक है, द कोर टेक्निक दैट इनेबल्स बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बर्थ किससे हुई है भाई बताइए? दो बातें आई थी, एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग का और मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक, दो चीजों से बर्थ हुई थी। तीसरी बात, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड, इसमें क्या हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक में? क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। अभी सारी चीजें तो करी, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर उसकी क्लोनिंग करी और उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, there are three basic steps in genetically modified organisms, arrange these steps in correct sequence। क्या करते हैं आप इसका करेक्शन? देखिए पहला स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। आप आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में कब डालेंगे? मेंटेनेंस ऑफ इंड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट। अभी तीन बातें बताई थी, ये आपका सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसको होस्ट के अंदर डालेंगे, और फिर नंबर 3 के ऊपर हम उसे मेंटेन करेंगे। यानी कि पहले C आएगा, फिर A आएगा और फिर B आएगा, CAB, कैब। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is biotechnological process? इनमें से कौन से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हैं? All of these। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी भी था, डेवलपिंग ऑफ वैक्सीन भी था, सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूनिट, तो सारे के सारे हो गए ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर गया। क्लियर हो गई जी। आगे आते हैं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया था कब? 1972, 1972 में। किसने करा था बताइए? कौन साइंटिस्ट थे? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। ठीक, हु डेवलप मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड, किसने करा था? ये स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, तो दोनों ही कोहेन एंड बॉयर दोनों हैं, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर दोनों हैं, तो बॉयर और कोहेन दोनों जाएंगे। स्टैनले कोहेन ने करा था। ये डेवलप्ड मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल्स। ये किसने करा है? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने करा है ना, बायोटेक्नोलॉजी का। अरे भाई जी, हु डेवलप मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को रिमूव करना और उसको इंसर्ट करना। अभी आपको एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं? जरा देखिए एनसीईआरटी की लाइन में क्या दिया हुआ है। तो कोहेन और बॉयर दोनों ने काम कर दिया। अगला, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब हुआ था? किसका दिया गया? यूजिंग अ प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया गया था। ठीक है, ठीक है जी। चल अगला, एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबली ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ। एडवांसमेंट क्या हुआ था? पॉसिबल कब था? रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस। भाई आपको पता ही है कि जब रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस आएगा तभी हम एडवांसमेंट पे पहुंचेंगे। अब आ जाते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और टूल्स के लिए हम भाई साहब आपको पहले थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, फिर टूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लीजिए, फिर टूल्स के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारा टूल्स। हमारे जो टूल्स हैं उसमें सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि एक सेल लेंगे, इस सेल के अंदर से हम एक डीएनए का पार्ट निकालेंगे। ठीक है, और उस डीएनए को किसी प्लाज्मिड के अंदर या किसी वेक्टर के अंदर डालेंगे। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है ये वेक्टर है,
और इससे कोई हमारी सेल के अंदर ये जाएगा, इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल में। तो आप अगर मोटा मोटा समझें तो क्या क्या पार्ट हो गए, हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक ऐसा चीज जिसे हम कहें एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट करता है इस सेल को। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा क्या, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा एक ऐसी चीज जो क्या करे, इसके डीएनए को कट करते वो सारे एंजाइम ही होंगे। फिर हमें चाहिए होगा एक ऐसी चीज जिसमें ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर आके जुड़ जाए, जिसे हम कहेंगे वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है जी, क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर कह देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम किसी होस्ट में डालेंगे, हमें चाहिए होगा होस्ट। होस्ट, समझ में आगे बात या नहीं? कॉम्पिटेंट होस्ट। और हाँ, वो होस्ट कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी उसको एक्सेप्ट कर ले। और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हम लोग करेंगे। तो हमें इतनी चीजें पढ़ना है। आइए जल्दी जल्दी एंजाइम देख ले कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आप किसी सेल को तोड़ते हैं तो लिटिक एंजाइम आते हैं। कौन से एंजाइम आते हैं? लिटिक एंजाइम्स। लिटिक एंजाइम्स आ जाते हैं। और लिटिक एंजाइम्स में नाम अगर सेल्स का होगा उसी हिसाब से इनके एंजाइम आ जाएंगे तोड़ने वाले। अगर सेल है प्लांट सेल तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा? सेल्यूलेज आएगा, जैसे तोड़ेगा। अगर कोई सेल है आपकी बैक्टीरिया, उसको तोड़ना है तो उसके लिए काइटिनेज आ जाएगा। और अगर कोई बैक्टीरिया के लिए नहीं, काइटिनेज बैक्टीरिया के लिए तो आता है लाइसोजाइम, ये फंगस के लिए। काइटिनेज इज फॉर फंगस, ठीक है जी। और बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, इसके लिए लाइसोजाइम, ये एंजाइम आ जाएगा। ठीक, रिवीजन क्लास है। इसके बाद अब हमें तोड़ना है, देखिए यहां से सेल तोड़ गए, अब हमें डीएनए निकाल लेना है। तो डीएनए को हमें कट करना, मान लीजिए इतने पर्टिकुलर सेगमेंट को कट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स कट करने के लिए एंजाइम, ठीक है, कटिंग एंजाइम। और कटिंग एंजाइम जो है वो हमारा डीएनए को कट करता है, उसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है बेटा? एंडोन्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस कह दो खाली, न्यूक्लियेजेस। ठीक है। अब ये न्यूक्लियसेस कई तरीके के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा बाहर से, किनारे पर से कट करेगा, यहां From से, the ends. ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस जो होगा ये बीच में कहीं से कट कर देगा। Specific लेकिन हमें एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही तो कट करना है, डीएनए के इतने ही पार्ट को तो निकालना है। जी। तो उसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, तो इसका नाम पड़ गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसका नाम पड़ गया। ठीक, डीएनए को कट करने के लिए तो हमारे एंडोन्यूक्लियस हो गए, ठीक है, न्यूक्लियसेस। अब आरएनए कट करने के लिए आरएनएस, प्रोटीन को कट करने के लिए प्रोटीएस, ठीक। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी होता है जिसे हम बाद में बताएंगे। ये सारे हमारे एंजाइम हैं। क्लोनिंग वेक्टर में हमारे पास यहाँ कई नाम आ जाते हैं, उनमें से कुछ नाम हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे हमारा वेक्टर हो गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड भी एक्ट करता है एज अ वेक्टर, ठीक, प्लाज्मिड हो गया। इसके अलावा क्या नाम आता है? प्लाज्मिड के अलावा नाम जो आएगा वो वायरसेस भी हैं कुछ, वो भी वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक। इसके अलावा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यैक। इसके अलावा प्लाज्मिड के बाद फैज्मिड्स आ सकता है, ठीक है, कॉस्मिड्स आ सकता है, ट्रांसपोसॉन्स आ सकते हैं। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? क्लोनिंग वेक्टर्स। ये क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, यानी इनके साथ में से जोड़ के हमारे कर जाएंगे। कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंसी के लिए हमारे पास 4-5 टेक्निक होंगी कि हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। सबसे पहले बाइवेलेंट आयन,
डाइवेलेंट या डाइवेलेंट, बाई कह दो या डाई कह दो, बात एक ही है। डाइवेलेंट कटायन, डाइवेलेंट आयन जैसे कि हमने कैल्शियम आयन लगा हमने दिया, कैटायन ले लिया, डाइवेलेंट कैटायन, जैसे हमने कैल्शियम लिया हुआ है। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, इसके अलावा हमारा इन्हीं पे माइक्रो हीट शॉक, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन या बायोलिस्टिक्स, गन या बायोलिस्टिक्स हैं। इसके अलावा वेक्टर्स की अगर बात करी जाए, कुछ नेचुरल वेक्टर भी होते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट, और एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस। ये चार्ट आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, ये चीजें अगर आपको पता है तो आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहले नाम लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पता लगाने के लिए जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये देखा कि हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज होता है। कौन होता है? बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया का भक्षण करेगा, बैक्टीरिया को खा जाएगा, लेकिन भाई साहब इस बैक्टीरिया ने भी कमर कस ली कि भाई हम तुमसे प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम तुम्हारे कहने से मरेंगे। इन्होंने ये देखा कि बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक भी किया, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया जिंदा है। इसका मतलब है बैक्टीरिया के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। तो इन्होंने देखा कि दो तरीके के एंजाइम बैक्टीरिया बना रहा था। एक तो था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा जो था वो था मिथाइलेज। मिथाइलेज अभी एनसीईआरटी में पढ़ के बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए जो दो एंजाइम थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को कट करता है, अभी हमने आपको बताया, लेकिन डीएनए को कहां कट करेगा? कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर कट करेगा, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहलाते हैं बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होते हैं वो ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो आगे और पीछे से पढ़ने पे एक से ही लगते हैं, जैसे मैडम, मलयालम, नितिन, ये सब आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो एक ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ऐसे ही आपका डीएनए की बात करी जाए तो GAATTC, GAATTC। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं, वैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं। अब देखिए चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो एक ही आ रहा है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और ये हमारा एक स्पेशल एंजाइम के लिए सीक्वेंस होता है। उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। वो क्या करता है, वो G और A के बीच में कट लगा देगा, और इसको काट के कैसा बना देगा, इसको काट के ऐसा बना देगा। देखिए काटने के बाद यहां से आया G, और उधर वाला तो कट गया ना, बचा C, T, T, A, A, ये 5 प्राइम, और यहाँ पे 3 प्राइम, और यहाँ पे 5 प्राइम रहेगा। ठीक है, इसका 3 प्राइम ये रहेगा, और दूसरा हिस्सा इसका इधर कट के जो आएगा वो आ गया A, A, T, T, C, और इधर आ गया G। ये 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम रह गया इसका, ये 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम कट गया। ये डीएनए अलग कट गया, और ये डीएनए का पार्ट अलग कट गया। समझ में आ गई बात या नहीं? ये जो काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है हमारा? ये हमारा काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका नाम है EcoR फर्स्ट। ठीक है, EcoR फर्स्ट, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम। तो मिथाइलेज का काम क्या था? जैसे ही इस बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए अंदर डाला, मिथाइलेज ने अपने वाले डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप चढ़ा दिया, और मिथाइल ग्रुप चढ़ाने से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसने जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अपने वाले का तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसे पढ़ने में आ गया, और इसने इसे काट दिया। तो अपने वाले को बचा लिया, दूसरे वाले को काट दिया। तो इस तरह से अगर इसका डीएनए ही खत्म हो गया तो क्या होगा? हमारा डीएनए, हमारा बैक्टीरिया
प्रोटेक्टेड। इस तरह से इन्होंने इसे प्रोटेक्ट कर लिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे। आइए एनसीईआरटी में देखें इसके बारे में क्या बात लिखी और कैसे लिखी है। बताया ना हमने आपको सारा है, यही चीजें लिखी होंगी। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या हुआ, देखिए इन्होंने क्या कहा, क्या क्या चाहिए हमें चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए है, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए, वेक्टर्स चाहिए और होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। ये चीजें चाहिए है, टूल्स हमारे इतने चाहिए हैं, ठीक। जिसमें पहला हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में 2 एंजाइम रिस्पांसिबल थे इसके लिए, रिस्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। इकोलाई की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 2 एंजाइमों ने, आइसोलेट कर। एक उसमें से था जो क्या करता था, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था, मिथाइलेज, ठीक। और दूसरा क्या करता था, कट करता था डीएनए को। जो दूसरा डीएनए को कट करता था उसका नाम क्या रख दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रख दिया गया। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहला जो डिस्कवर करा गया उसका नाम था हिंद फर्स्ट, नहीं सेकंड, ठीक है। क्या है, हिंद सेकंड, क्लियर है। तो पहला जो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी नाम हिंद सेकंड। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम कैसे रखा जाता है, जैसे ई को आर फर्स्ट, अभी हमने आपको बताया, ये GAATTC को रिकॉग्नाइज करेगा। इसमें पहला जो लेटर लिया जाता है वो जीनस से होता है, एस्केरिचिया। को मतलब होता है कोलाई यानी कि स्पीशीज, ठीक है। और RY13 स्ट्रेन है। और फर्स्ट क्या है इसका, ऑर्डर, इसका स्ट्रेन हो गया और ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये इस तरीके से इसका नेमिंग करते हैं, नाम रख देते हैं, ठीक। चलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में भी आपको पता चल गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए 2-4 बातें कि हिंद सेकंड जो है वो पहला था। फिर इट वाज फाउंड दैट हिंद सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है, रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। ये 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि ये मान लीजिए C और इधर भी G ऐसे मान लो, C इधर C G 6 बेस पेयर हो गए। ये उनको रिकॉग्नाइज करेगा, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस। अभी पिछले साल नीट में ये क्वेश्चन आया, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस of our Hind third. Besides Hind second, today we know more than 900 restriction enzymes. अभी तक हमें कितने पता है, 900 restriction enzymes पता है, have been isolated. और from over 230 strains, हमें 230 strains तक का इल्म हो चुका है। 900 restriction enzyme है, 230 strain है, ठीक है। नाम कैसा रखा जा रहा है पता है। फर्स्ट लेटर किसका है, जीनस का। सेकंड लेटर किसका है, स्पीशीज। सेकंड 2 स्पीशीज के हो गए। तीसरा क्या है, स्ट्रेन है। और चौथा जो है वो क्या है, ऑर्डर। आर क्या होता है, ड्राइव होता है नेम स्ट्रेन से। जैसे ई कोलाई RY13 जो है बैक्टीरिया, आर क्या से हो रहा है, स्ट्रेन है। और रोमन नंबर जो बता रहे हैं वो क्या है, इसका ऑर्डर है। कब इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस हम बता चुके हैं। ये हमारा डीएनए देख लीजिए, ई को आर फर्स्ट जो है उसने काटा डीएनए को, अभी हम ये भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे एंड्स आ जाते हैं। अगर आप इसको देखिए तो ये वाला पार्ट जो कट हुआ है ये अब किसी दूसरे से चिपक सकता है, ये वाला कट हुआ है ये किसी दूसरे से चिपक सकता है। तो ऐसे एंड कहलाते हैं स्टिकी एंड। लेकिन अगर मान लीजिए अभी जो हमने बताया CCC GGG CCC GGG, और मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे कट कर दे तो क्या हो जाएगा, CCC GGG CCC जी। तो ये वाले एंड कैसे कहलाते हैं, इसे कहते हैं ब्लंट एंड। ये कैसे एंड हो गए, ब्लंट एंड। और ये कैसे हो गए, स्टिकी एंड हैं। ये चिपक सकते हैं, कुछ इस तरीके से हैं, ये अलग हुए और ये एक दूसरे से जाके फिर से चिपक जाएंगे, ठीक। ये ई को आर फर्स्ट का है, क्वेश्चन ऐसे से पूछ लिया जाता है। तो आपको ये लेबलिंग पूछ ली जाएगी सारी, देख लीजिएगा कैसे कट हो रहा है। एंजाइम कट कर रहा है दोनों साइड में, और ये देखिए सारा लिखा हुआ है। अब ये वाला देखिए, ये है कोई दूसरा चीज जिससे से यहां पे हमारा वेक्टर डीएनए है, ये कौन है, फॉरेन डीएनए। दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा जाता है। देख लीजिए, चाहे वेक्टर डीएनए हो चाहे फॉरेन डीएनए, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया गया। तब ये जो स्टिकी बने तो ये एक दूसरे के ऊपर आके ऐसे चिपक गए, और चिपक गए तो ये कैसा डीएनए बन गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखिएगा,
मलयालम हो गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने बता दिया है, GAATTC हमने आपको बता दिया है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जीनोम। व्हेन कट द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जब हम कट करेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिजल्टेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो क्या उससे हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का। देखिए ये फॉरेन डीएनए बन गया और ये वेक्टर डीएनए था, इन दोनों को सेम एंजाइम से कट किया हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक, ये सेम एंजाइम से कट किया। उसके बाद हमने इसका एक पार्ट उठा के इसमें जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको ट्रांसफॉर्म करा दिया हमने किसमें, किसी सेल के अंदर डाल के उसको ट्रांसफॉर्म करा दिया इकोलाई को, और ये क्लोनिंग होस्ट हमारा तैयार है। ये पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, जोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा भाई, डीएनए को आपने कट तो कर लिया, लेकिन किसी दूसरे के साथ में जोड़ना भी तो है, तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो कौन सा एंजाइम है, लाइगेज, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो तुम्हारे डीएनए के सेगमेंट्स थे उनको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये बताइए, डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं? डीएनए के सेगमेंट्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है बता दीजिए? ड्यू टू फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड की वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने क्या करा, हमने ढेर सारा डीएनए था उसको कट करा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब हमारे पास तो इतना ढेर सारा डीएनए है, उसमें से हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही तो लेना है, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे डीएनए को उठाएंगे, एक एग्रोस जेल में डालेंगे, और एग्रोस जेल में यहाँ वेल बना होगा, यहाँ लगा देंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज, और इसमें हम डीएनए को भर लेंगे, और फिर जैसे ही हम करंट इसमें दौड़ाएंगे, ये डीएनए क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ये डीएनए इसमें भागेगा। तो बड़ा वाला डीएनए थोड़ी दूर तक नहीं भाग पाएगा, छोटा वाला डीएनए ज्यादा दूर तक भागेगा। तो इस तरह से डीएनए के वो बन जाएंगे, पट्टियां बन जाएंगी, बैंड्स, लेकिन बैंड्स दिखेंगे नहीं। बैंड्स बनने दिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कलर डालेंगे। कलर किसका डालेंगे, इथिलियम ब्रोमाइड का कलर डालेंगे, और इथिलियम ब्रोमाइड से जैसे कलर करेंगे और अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे, तो ये कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का बैंड्स आपको दिखाई देंगे। और इसी को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम नायलॉन शीट रखेंगे और नाइट्रोसेलुलोज से इसको हम निकाल लेंगे बाहर, इसे कहते हैं इल्यूजन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। बहुत तेजी से कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन सेशन है, तो आप बस मेन बातों पे ध्यान दीजिए। क्या हमने कहा डीएनए के जो सेपरेट होते हैं एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट से, और कब करेंगे, जब हम उसके ऊपर एग्रोस जेल में डालेंगे, ठीक। एग्रोस जेल कहां से मिलता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, अगर ठीक है। और ये हम इसको कलर किससे करेंगे, इथिलियम ब्रोमाइड से, ETBR ध्यान रखिएगा, ETBR इथिलियम ब्रोमाइड से हम इसे कलर करेंगे, और अल्ट्रावायलेट रेज से डालेंगे तो किस कलर का दिखेगा हमें बैंड, किस कलर के दिखेंगे, ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, ऑरेंज कलर के बैंड दिख गए, फिर हम उसको नाइट्रोसेलुलोज से निकाल लेंगे बाहर, और उसे क्या कहते हैं, सेपरेट करने को इल्यूजन कहते हैं, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर्स अगला पार्ट आता है हमारा, क्लोनिंग वेक्टर्स। देख लेते हैं पहले अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट टूल्स हैं, सारा ही आ जाएगा इसमें, क्लोनिंग वेक्टर्स भी आ जाएगा। तो जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, हमने आपको बताया अभी, वेक्टर्स हैं किसी भी अंदर, वो क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, इसे हम क्लोनिंग वेक्टर कह देंगे। कौन है वो, प्लाज्मिड। और जो प्लाज्मिड होते हैं, एक सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने प्लाज्मिड हो सकते हैं, इसे कहते हैं कॉपी नंबर। तो प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव बीन एबिलिटी टू रेप्लिकेट, तो दोनों के दोनों हमारे क्लोनिंग वेक्टर हो गए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर, ठीक है, इसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक। सम प्लाज्मिड्स हैव only 1 to 2 copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies, 15 से 100 तक कॉपी हो सकती हैं। ये कॉपी नंबर है, कितने हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज की कई हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इसकी कम होती है, किसकी, प्लाज्मिड्स की, ठीक। तो क्या हो सकता है, तो द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम वेक्टर्स यूज एट प्रेजेंट
are engineered in such a way that they help easily linking foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants. recombinant और non-recombinant के बीच में उसमें डिफरेंशिएशन हो जाए, और इसके लिए हमारे पास एक वेक्टर जो होता है उसमें कुछ चीजें होती है, क्लोनिंग वेक्टर में कुछ खासियतें होना चाहिए. फॉलोइंग फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर. सबसे पहली चीज होती है ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जहां से स्टार्ट होगा उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. तो हम कहें कि हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है इसमें यहाँ पे ओआरआई है, तो ओआरआई के पास में ही हमें अपना डीएनए को चिपकाना होगा. ठीक है, जो हमारा डीएनए चिपकेगा वो ओआरआई के पास में ही चिपकेगा. तो सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट्स वेरी हाई कॉपी नंबर. ठीक है, ओआरआई जो है उसमें क्या हो, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए. ठीक, अगला क्या आता है, पहली चीज आपको समझ में आ गई कि एक वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर्स. सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं. सेलेक्टेबल मार्कर्स से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज ट्रांसफॉर्म हुई है या नहीं हुई है. तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस पता चल जाता है सेलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू. तो ट्रांसफॉर्मेशन के जो हुआ है उनके थ्रू हो जाए. अब यहाँ पे क्लोनिंग साइट आती है. अब यहाँ क्लोनिंग साइट, तीसरी चीज आती है क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां पे आप इंसर्ट करोगे डीएनए को, और वो क्लोनिंग साइट जो होती है वो रिकॉग्निशन साइट है. उनमें पहचान भी हो जाएगी कि आप किस उसको कट करने के लिए अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएंगे जिससे उसे कट करना पड़ेगा. तो अब हम ये कह रहे हैं कि वो क्लोनिंग साइट्स जो है वो कई तरीके की हो सकती है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है. यहाँ आपको एक आर्टिफिशियल वेक्टर की बात करी गई है, PBR322. ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है. बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने इस प्लाज्मिड वेक्टर को बनाया था. ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया PBR और 322. इसमें एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है, एक ओआरआई है और एक रोक प्रोटीन है. रोक प्रोटीन अब यहाँ जो बाहर दिख रही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और ये क्लोनिंग साइट्स है. PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, PVU सेकंड, साल फर्स्ट, बैम HI हम पढ़ सकते हैं, S फर्स्ट है, हिल सेकंड, क्ला फर्स्ट और इको आर फर्स्ट. ये आपको याद करना है. डिट्टो ऐसे ही 8 होती है ये साइट. ठीक, और इसमें जो रोप है ना, रोप किसके लिए कोड करता है, तो रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, इस तरह से ये हमारी क्लोनिंग साइट्स भी हो गई. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए ये जीन थे. अब कैसे इसे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे. हम क्या करते हैं, इसमें एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन हम या तो उसका हटा दें या हम कलर वाला कोई रखते हैं. जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला है, कॉलोनी कलरफुल हो जाए तो हम पहचान लेंगे रिकॉम्बिनेंट हुआ या नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ, उनके बीच में डिफरेंस, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उसका डीएक्टिवेट कर दें. ठीक, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं. लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन में थोड़ी दिक्कत है. देखिए हम इसको तेजी से हटा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रिवाइज करना है. कुछ वेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्लांट्स और एनिमल में डायरेक्ट आएंगे, नेचुरल वेक्टर हैं, और वो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. मैंने अभी आपको लिस्ट में बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें, अगली वीडियो बन जाएगी डिटेल वीडियो, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको शॉर्ट में समझा रहे हैं. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जो होता है ये क्या करता है, ये ट्यूमर कॉजिंग डीएनए होता है इसके अंदर. इसका जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड कहते हैं TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और इसका जो डीएनए है जो ट्यूमर को इंड्यूस कर रहा है उसे T प्लाज्मिड कह देते हैं. तो जो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, अगर हम इसको हटा दें और इसको हटा के हम इसमें अपना वेक्टर लगा दें, वो फॉरेन डीएनए लगाते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, अब ये डिसआर्म पैथोजन की तरह वर्क करेगा. यानी कि ये किसी प्लांट को इन्फेक्ट तो करेगा लेकिन उसको ये नहीं कर पाएगा कि उसको कैंसर हो जाए. ट्यूमर इंड्यूस नहीं कर पाएगा. इन्फेक्ट तो करेगा, ट्यूमर इंड्यूस नहीं करेगा. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को ही हम हटा देते हैं, तो डिसआर्म पैथोजन बन जाता है. यानी आर्म ही नहीं है, इसके हथियार ही हमने हटा दिए. ठीक है, पैथोजन तो है लेकिन इसके हमने हथियार ही काट दिए. समझ में आ गई बात या नहीं. तो अब क्या हो रहा है, हमने ऐसे ही एनिमल्स में रेट्रोवायरस होता है, यही सेम काम एनिमल में कौन करेगा, रेट्रोवायरस करेगा. याद रखिएगा. अब कंपिटेंट होस्ट हमने आपको बताया, ट्रांसफर करने के लिए कंपिटेंट होस्ट होते हैं, और कंपिटेंट होस्ट के लिए सबसे पहला हमने क्या बताया कि बाइवेलेंट आयन जैसे कैल्शियम आयन हम ले सकते हैं. दूसरा हमने क्या बताया, हमने कि हीट शॉक करेंगे. हीट शॉक के लिए क्या करते हैं, हीट शॉक में बैक्टीरिया को अगर हमें डीएनए डालना है बैक्टीरिया के अंदर तो क्या करेंगे, हम पहले बैक्टीरिया को बिल्कुल ठंडे बर्फ के ऊपर रख देंगे 0 डिग्री पे, फिर उसे उठा के तुरंत हम
142 डिग्री सेंटीग्रेड, ओनली 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम क्या करेंगे, उसे रखेंगे। जैसे रखेंगे उसके पोर्स खुल जाएंगे, डीएनए अंदर चला जाएगा, फिर उसे उठा के ठंडे में रख देंगे। तो ये हीट शॉक है, चिल ट्रीटमेंट होता है। तीसरा है माइक्रो इंजेक्शंस। माइक्रो इंजेक्शंस हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शंस का यूज कर लेंगे। याद रखिएगा माइक्रो इंजेक्शंस का यूज हम करते हैं एनिमल सेल के लिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इंजेक्शंस का यूज हम कहां करते हैं, एनिमल सेल के लिए करते हैं। और जीन गन या बायोलिस्टिक्स, हम उसमें क्या करते हैं, एक गन बनाते हैं, ठीक है। और जो गन बनाएंगे छोटी सी गन है जिसमें गोल्ड या टंगस्टन की गोलियां, और गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर हम डीएनए को लपेट देंगे और उसे हम प्लांट सेल के अंदर डालेंगे। तो जीन या बायोलिस्टिक गन्स या बायोलिस्टिक किसके लिए हम यूज करेंगे, प्लांट के लिए। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज करेंगे हम, एनिमल के लिए, ठीक है। और फिर हमने डिसआर्म पैथोजन की तो बात कर ही ली है कि ये भी हमारे वेक्टर्स हो गए। चलिए आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। Among the following select the tools of recombinant DNA technology। कौन से टूल्स है जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं, बता सकते हैं आप। पहला टूल क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हाँ होता है। पॉलीमरेज एंजाइम होता है, लाइगेज होता है, वेक्टर्स होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म होती है, सारे होते हैं, ABCD सारे होते हैं ना, सारे ठीक। होते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अगला इको आर फर्स्ट कट करता है डीएनए को कहां पे, इको आर फर्स्ट जी, अभी आपको पता है जी ए टी टी सी था, जी ए टी टी सी था, तो जी और ए के बीच में कट करेगा, लिखा हुआ है जी और ए के बीच में, ठीक। टाइप ऑफ स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इको आर फर्स्ट। स्टिकी एंड कैसे होंगे आप जरा ध्यान से देखिए, तो जी अलग हो जाएगा, सी टी टी ए जी। अब देखिए इसमें कहीं है टी टी ए होगा, ठीक है। तो टी टी ए, यहाँ पे जी आएगा, गलती से टाइप हो गया, टी टी ए जी, ठीक है, ये वाला जाएगा, ठीक। अगला ये आंसर डी दिया हुआ है। आंसर क्या है, क्या एक्शन ऑफ इको आर वन है ना, स्टिकी एंड क्या है, डी है, टी टी ए। अच्छा सी, जी अरे यार देखो, वो स्टिकी एंड तो टी टी ए है, जी और सी थोड़ी था। जी ए टी टी सी है जी। अब इसे जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट होगा तो जी अलग हो गया, हाँ, और यहाँ नीचे सी आ जाएगा, इधर टी टी ए, तो स्टिकी एंड कौन रहेगा, स्टिकी एंड यही तो होगा, हाँ यही से, ठीक है। चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी यूज एज वेक्टर, कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, भाई अपने आप रेप्लिकेट कर जाता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, ठीक। अगला इन वेक्टर्स PBR322 रोप किसके लिए कोड करता है, अभी हमने आपको बताया, इंपॉर्टेंट रेप्लिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट शुड बी सी। तो ये हो गया सी, ये इसके लिए कोड करता है, ठीक। ये किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Alternate selectable markers ability to differentiate recombinant from non-recombinant is due to, देखिए दोनों चीजें हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी होता है, ठीक है, और दूसरा है इनएक्टिवेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सॉरी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज, तो दोनों के दोनों जाएंगे। इनएक्टिवेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो नहीं है, ठीक। Which of the following features are required to facilitate cloning into a vector? Cloning into a vector, कौन सा ऐसी चीजें हैं जो फैसिलिटेट करेंगी वेक्टर बनाने में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेट, सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट, तीनों ही होंगी ना भाई। एक वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर भी हो सकता है, और क्लोनिंग साइट भी, तीनों ही होना चाहिए, तभी तो होगा। अभी हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई। अगला which of the following are considered useful selectable markers, ई कोलाई के लिए कौन है यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, देखिए उसमें एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन था, क्लोरोफेनिकॉल नहीं था, और ये नहीं था। एक मिनट, आप अगर उस डायग्राम को देखिए तो ई कोलाई के लिए कौन कौन से हैं यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स, सारे हैं। आप अगर देखें, देखिए अगर आप PBR322 देखेंगे तो उसमें ई कोलाई किसको कट कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ई कोआर फर्स्ट यहां कट कर रहा है, लेकिन इसके लिए कोई भी, लेकिन ई कोआर फर्स्ट जो है किसी और में ये सारे अलग अलग स्पीशीज में
ये सारों को कट कर सकता है, यानी ये एम्पिसिलिन और क्लोरोफिनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैरोमाइसिन सबके लिए कर सकता है, ये सबको कट कर सकता है। तो ए बी सी डी ऑप्शन जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड। ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, ठीक है। सी आंसर। Which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease? इसमें से कौन सा बैक्टीरिया restriction endonuclease का सोर्स नहीं है? देखिए हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से HIND हिंद मिल जाता है, ठीक है। बैसिलस एमाइलोल्यूकोफेसिस से बैम मिलता है, ठीक है। इकोआर फर्स्ट मिल जाता है इकोलाई से, तो इन तीनों से तो मिल रहा है। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो है ये खुद एज अ वेक्टर काम करता है, इससे कोई हम लोग वो नहीं निकालते हैं एंडोन्यूक्लियस। यहां देखिए an antibiotic resistance gene in a vector usually help in the selection of antibiotic resistance gene transformant और non transformant, ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं, तो कौन से ट्रांसफॉर्म हो गई है उसको अलग कर लेते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। आगे आ जाते हैं। some foreign DNA segment is attached to CLA first site of PBR322। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कुछ फॉरेन डीएनए है वो क्ला फर्स्ट साइट से अटैच हो गए हैं PBR322 की। PBR322 की जो क्ला फर्स्ट साइट है वो ऊपर की तरफ आपको यहां पे दिखती है, ये वाली, इस पे कोई भी नहीं। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इज यूज्ड टू transition E. coli then on two different media, one containing ampicillin and other containing tetracycline. The transformed cell containing recombinant vector will grow on both tetracycline and ampicillin। हाँ, क्योंकि ना टेट्रासाइक्लिन को कट कर रहा है ना वो एम्पिसिलिन, वो क्ला वाला यहाँ कट कर रहा है। हाँ। तो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में डाला गया तो दोनों में ही ग्रो कर जाएगा ना ये। तो क्या कर रहा है, ग्रो ऑन बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम व्हिच कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए इज। वो एंजाइम जो रिमूव करता है, कैटालाइज करता है डीएनए को एंड्स पे, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड्स के ऊपर कट करता है, एंडोन्यूक्लियस बीच में कट करता है। बैम HI की साइट कौन सी थी, टेट्रासाइक्लिन थी। अभी आपको बताया आप PBR322 अगर रट लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। इन PBR322 आर ampicillin resistant tetracycline resistance are present which when ligate to foreign DNA PST first site लगाई जा रही है। तो कौन सा रेजिस्टेंस खत्म होगा PST फर्स्ट से, एम्पिसिलिन का। अगर आप PST फर्स्ट लगाएंगे तो PST फर्स्ट यहां लगाएंगे और यहां होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का, PST फर्स्ट यहां लगाएंगे तो ये वाली कट जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस। अगला, प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज़ दे आर easily available, able to replicate, able to integrate with host chromosome और inert। प्लाज्मिड्स को यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्योंकि वो able to replicate है, वो अपना रेप्लिका बना सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। Which of the following is a plasmid? इसमें से कौन प्लाज्मिड है? हिंट सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो पहली बार खोजा गया, इकोआर फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस है जो पहली बार खोजा गया, PBR322 एक प्लाज्मिड है जो आर्टिफिशियल है, ओलिवर रॉड्रिगेज ने बनाया था, ठीक है। अगला, इन द ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 द नंबर ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इज। कितने सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं इसमें होते हैं दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, कौन से, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अगला, ड्यू टू डिफिकल्टी इन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर्स डेवलप एंड डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। कौन सा था भाई, प्रोड्यूस कलर वाली थी, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसके अंदर होगा वो कलर नहीं देगा ब्लू कलर, और जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा वो ब्लू कलर दे देगा, ठीक है। जी,
तो रिकॉम्बिनेंट जो कॉलोनीज हैं वो कलर लेस होंगी, जिसमें रिकॉम्बिनेशन नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी, वो कलर देंगी। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आ सकता है। Restriction enzyme belongs to a large class of the enzyme called nucleases की large class थी। PBr322 how many restriction sites कितनी होती हैं? रिकॉग्निशन साइट कितनी थी आपको बताया था अभी? 8 थी ना। E को R फर्स्ट, अगला फर्स्ट, PBU PST, BAM HI, ठीक है। TI प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल ऑफ TI प्लाज्मिड किसके लिए? प्लांट्स के लिए होता है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये प्लांट्स के लिए यूज होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक की सारी चीजें पढ़ ली हैं और अब हम लोग जो बात करने जाएंगे वो आगे की बात करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे अब प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसके आगे का पूरा 2 पार्ट में हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे।